नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। और इस वक्त हम संसद भवन के बाहर हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वां बजट पेश किया है और मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट शनिवार को पेश किया था। कुल मिलाकर देखें तो जो बजट हमने पिछले साल उम्मीद की थी वो बजट इस साल आ गया सर। जी बिल्कुल, आप देखिए कि उसको देखा गया था कि चुनावी बजट है और पिछला जो बजट पेश हुआ था उसमें ये भी आया था कि भाई ये मजबूरी वाला बजट है, क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार को ज़्यादा उसमें तवज्जो दी गई थी और क्योंकि जी तो उसमें, लेकिन जो इस बार का बजट है आप देखिए कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो मध्यम वर्ग पर हो, वो गरीबों पर हो, और एक दिन बाद ही माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई। अगर 12 लाख रुपए तक की आय जो है वो आयकर मुक्त हुई है तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम देखें आज़ाद भारत के इतिहास में ये इतना बड़ा जंप जो है 7 से सीधा 12 पर पहुंच जाना, 7 लाख रुपए तक की आय अब तक आयकर मुक्त थी, अब 12 लाख रुपए की आय आयकर मुक्त हो गई, तो इतना बड़ा जंप इसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बड़े बड़े विशेषज्ञ भी मानकर चल रहे थे कि सरकार ने बहुत बड़ा दिल दिखाया तो भी 10 लाख तक जाएगी, लेकिन वो 12 लाख तक गए। बुजुर्गों को राहत दी है, उनको अतिरिक्त छूट मिली है। महिलाओं के लिए चाहे लोन की बात हो, चाहे जो स्टार्टअप के लिए जो तमाम रियायतों की बात हो, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़े, रोजगारों के नए अवसरों का सृजन हो, किस तरीके से ज्ञान पर फोकस है पूरा। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल 4 लेटर्स में बिल्कुल उसको कर दिया है कि ये ज्ञान पर फोकस है। और ये वाकई में कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर देश बने और विकसित भारत बने, उस दिशा में उसकी नींव को मजबूत करने वाला कदम है, क्योंकि शिक्षा पर अच्छा खासा फोकस किया गया है। जो आप देखिए कि किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट है उस पर बड़ा फोकस है। और मैं देख रहा था कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण का एक बड़ा भाग वो कृषि पर फोकस रखा। तो कृषि पर फोकस है, जब तक हमारा ग्रामीण भारत आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम विकसित नहीं बन सकते, ये एक सच है। तो ये ग्रामीण भारत के पास किस तरीके से उनकी आमदनी बढ़े, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए खर्च करने के लिए, उनकी जो लागत कम हो, इस दिशा में काफ़ी कुछ किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से। मुझे लगता है कि शायद अब विपक्ष के पास भी आलोचना करनी है तो एक उनका, क्योंकि हक बनता है आलोचना करने का, इस बजट में कुछ नहीं है ये कहने का, तो शायद इसीलिए वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, वरना बजट में आलोचना करने लायक कुछ है नहीं इस बार। बिल्कुल, लेकिन सर आलोचना करने लायक नहीं है, मैं जिक्र करूंगा। लेकिन आपने बोला कि सबको कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा बिहार की हो रही है। बिहार के लिए जिस तरीके से नहर की घोषणा की गई है, जो कोसी कनाल है, क्योंकि बाढ़ से वो क्षेत्र प्रभावित होता है, मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई है, इसके अलावा IIT जो पटना में है उसको विस्तार करने की बात की गई है। मतलब बिहार का जिक्र हुआ है। अब वो कांग्रेस वाले कुछ हैं, वो कह रहे हैं कि ये देश का बजट था या बिहार का बजट था। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि नीतीश को भाव मिला, उनको इग्नोर किया गया, चंद्रबाबू नायडू को। इस तरह के कमेंट देश के बजट पे, ऐसा क्या आपको क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये जो भी कह रहे हैं आप, अगर सिर्फ बजट को लेकर ये लोग आलोचना कर रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा। बिहार बस बिहार जी नहीं, देखिए बिहार में जी बिहार में चुनाव है, लेकिन आप ये देखिए, ये भी एक सच्चाई है कि हर साल वहाँ पर जो बाढ़ की विभीषिका से लोगों को जूझना पड़ता है, बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान होता है। और जब राहत दी जाती है तो वो जब केंद्रीय कोष से जो राहत दी जाती है वो एक तरह से देश का एक खर्चा हो रहा है। तो वो जो राहत दी जाती है वो आफत आए ही नहीं, इसका उपाय किया जाना चाहिए ताकि जान माल का नुकसान ही ना हो। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे जो विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं वो भी नेपाल भी गए थे इस मुद्दे पर। वहाँ पर कुछ बैठकें भी हुई हैं, किस तरीके से ये बाढ़ की विभीषिका हर साल जो आती है इसको रोका जा सकता है, इसकी दिशा में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर वहाँ पर चर्चा हुई है। तो सिर्फ ये बजट चुनाव
को देखते हुए है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात इसमें ये भी आ रही है कि ठीक है कि बिहार को इतना कुछ मिल गया, लेकिन बिहार को अब तक अगर मान लीजिए कि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं थी तो क्या वो नहीं आनी चाहिए? क्या चुनावी वर्ष में ये सब सौगातें नहीं दी जा सकती हैं? और जो चंद्रबाबू नायडू को कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को कुछ नहीं मिला, तो चंद्रबाबू नायडू का एक हफ्ते पहले का बयान उठाकर देख लीजिए। वो ये कह रहे थे कि जब गृह मंत्री जी का शायद वहाँ पर दौरा था, मैं उनका बयान देख रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा कि आंध्र प्रदेश बड़ी मुश्किल में है और केंद्र की सहायता से चल रहा है। वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आंध्र को कुछ नहीं मिला। तो आप जरा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान देखिए। लेकिन राहुल गांधी का यह बयान कि गोली के घाव पर बैंडेड, जी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये बचकाना बयान है। गोली के घाव पर बैंडेड। आप देखिए कि वैश्विक परिदृश्य क्या है। जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो विकसित देश हैं, वो आज उनकी ग्रोथ रेट क्या है, उनकी जो उनके बारे में जो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, उनका फोरकास्ट क्या है। उनका सबका यही है, कुछ लोग नेगेटिव उनकी ग्रोथ जा रही है, कुछ लोगों की जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो इतनी धीमे पड़ी हुई है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नीतिगत पंगुता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भारत एकमात्र ऐसा देश है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, यहाँ पर इंडिया फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए। हर चीज़ में पहले राष्ट्र हित को प्राथमिकता। और ये जो आप बजट देखेंगे तो आज गरीब के चेहरे पर भी मुस्कान है, मध्यम वर्ग के चेहरे पर मुस्कान है। आप सोशल मीडिया का कोई मंच उठाकर देख लीजिए, आप मीडिया का कोई मंच उठाकर देख लीजिए, आज सबके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि आपकी जो जेब में पैसा वित्त मंत्री ने भले ही वो आपका ही पैसा डाल दिया है, लेकिन वो आपकी जेब में कम से कम पैसा तो आ गया है। नहीं, पैसा आ गया है और तारीफ हो रही है। हाँ ठीक है, कुछ और भी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं फोकस होगा। जैसे ये भी समझना चाहिए कि अभी बजट पर चर्चा होगी तो उस समय जो ऐसे सुझाव आते हैं, हाँ। और बजट पर अभी जो संसदीय समिति जो चर्चा करेगी उस समय भी कुछ सुझाव आएंगे, तो जरूर सरकार मुझे लगता है कि उनको भी गौर करेगी। बिल्कुल। अब चूँकि हम बजट प्रस्ताव है, ये हमको समझना चाहिए। हाँ। अब हम संसद के बाहर ही खड़े हैं सर, और शुक्रवार को जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण समाप्त हुआ, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। उसी दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्षा, और कह सकते हैं कि क्या विपक्ष में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, सक्रिय राजनीति में नहीं होने के बावजूद भी तमाम चीज़ों को वही डील करती है, उनकी ओर से राष्ट्रपति के लिए जिस तरीके से बयान दिया गया, पुअर लेडी बेचारी बोलते बोलते थक गई थी या जो भी था, वो जानबूझकर दिया गया, अनजाने में दिया गया, ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए इस तरीके से बयान कैसे? देखिए ये राष्ट्रपति के लिए बयान से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक आदिवासी महिला जो कि लोकतंत्र की ताकत के बलबूते राष्ट्रपति भवन में पहुंची है, ये उस महिला का अपमान है, ये उस समुदाय का अपमान है। वो क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब वो नामांकित हुई थी राष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA की तरफ से, तब से उनका अपमान हो रहा है। सिर्फ कल हुआ अपमान ऐसा नहीं है, वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा भर रही थी तब उनका अपमान हुआ। जब वो निर्वाचित हो गई तब कांग्रेस के नेताओं ने एक अवांछित टिप्पणी की। वो जब जब संसद भवन आती हैं और उनका अभिभाषण होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकलकर विपक्ष के नेताओं के मुँह से सामने आ जाती है जो कि राष्ट्रपति के बारे में बिल्कुल अमर्यादित शब्द हैं और देश उसको स्वीकार नहीं करता है। बार बार ये लोग माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि भाई नहीं, हमारी बात का मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कुल मिलाकर तो जब से वो उनका नाम सामने आया कि वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी, तब से लेकर अब तक उनका अपमान हो रहा है। तो बात राष्ट्रपति से ज़्यादा, राष्ट्रपति का अपमान करने से ज़्यादा इस बात की है कि एक आदिवासी महिला का अपमान हो रहा है, उस समाज का अपमान हो रहा है जो कि ये देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल। अब चूँकि हम दिल्ली में ही खड़े हैं सर, और ये दिल्ली का दिल अगर कह सकते हैं तो पूरा कराट प्लेस और ये संसद एरिया, ये पूरा एक तरीके से लुटियंस में आता है सर। यहाँ एक सीट है, नई दिल्ली सीट, उसकी लड़ाई तो दिलचस्प है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को परवेश शाही वर्मा और संदीप दीक्षित से कड़ी टक्कर मिल रही है। जब हम अगले सप्ताह चाय पर समीक्षा कार्यक्रम कर रहे होंगे तब दिल्ली के चुनावी नतीजे आ चुके होंगे, किसकी सरकार बनेगी इसका भी फैसला हो चुका होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका भी फैसला हो चुका होगा। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल पे वो लोग आगे बढ़ेंगे, भाजपा या कांग्रेस की तरफ से देखना होगा। लेकिन सर अभी की स्थिति में जब चुनाव प्रचार में सिर्फ और सिर्फ आज रविवार हो गया,
कल सोमवार को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, बुधवार को वोट डाले जाएंगे। आपको माहौल क्या लगता है दिल्ली का? देखिए, माहौल दिल्ली का जो है, हम सभी, मैं तो बल्कि कहूँगा कि मैं 1993 से जो पहला चुनाव था दिल्ली विधानसभा का, तब से ही चुनावों को देख रहा हूँ। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि माहौल एक तरफा नहीं है, और हमको ये भी देखना होगा कि जो सिर्फ एक बार 1993 से जो 2020 का जो चुनाव था, दिल्ली का आखिरी विधानसभा चुनाव था, जो इससे पहले का चुनाव था, मतलब तब से लेकर अब तक एक बार दिल्ली की विधानसभा ने दिल्ली की जनता ने खंडित जनादेश दिया। जब वो बीजेपी 2-3 सीटों से रह गई थी सरकार बनाने से, जब वो अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार चली थी। हाँ जी, कांग्रेस और तो सिर्फ वो एक ही उदाहरण है तो खंडित जनादेश का, वरना जो दिल्ली की जनता है वो स्पष्ट बहुमत देती है, और बल्कि आम आदमी पार्टी को तो प्रचंड बहुमत मिला है हमेशा। तो ये जो इस बार का जो चुनाव है, मुझे लगता है कि खंडित जनादेश तो नहीं आएगा, लेकिन जो एक तरफा प्रचंड बहुमत जो 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला, वैसी स्थिति इस बार नहीं है। टक्कर अच्छी है। अफवाह कौन फैला रहा है कि केजरीवाल को अगर स्थिर सरकार दिल्ली में बनानी है तो उनकी पार्टी को 50 से ज़्यादा सीटें आनी चाहिए, ये अफवाह कौन फैला रहा है? नहीं, उसमें क्या है कि अफवाह तो देखिए तमाम तरह के चुनाव के समय चलती हैं। दरअसल क्या है कि आम आदमी पार्टी में जिस तरह की भगदड़ मची है, उसको देखते हुए उनको लगता है कि चुनाव जीतने के बाद अगर विधायक भाग गए तो सरकार नहीं बन पाएगी, ऐसी उनको आशंका है, ऐसा उनको डर है। और जिस तरह से आपने देखा कि 7-8 MLA पार्टी छोड़ चुके हैं अभी एक दिन पहले, उससे जब टिकट जिनको नहीं मिला उस समय भी 6-7 लोगों ने पार्टी छोड़ी थी। तो ये जो पार्टी छोड़ने का जो एक दौर है, उससे शायद आम आदमी पार्टी डरी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। और जो अभी अगर हम ओवरऑल देखें, क्योंकि चुनाव का प्रचार का जो है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है, तो टक्कर अच्छी है। और जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, चाहे प्रधानमंत्री की लगातार रैलियां हो रही हों, गृहमंत्री अमित शाह जाके गलियों में घूम रहे हों, तो ये दिखाता है कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। और कांग्रेस ने भी अंतिम समय में ताकत झोंकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो हुए, राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव प्रचार में उतरे, पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर डटे हुए हैं। तो कांग्रेस भी दमखम दिखा रही है कि नहीं, खाता तो खोलना है इस बार। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सप्ताह काफ़ी सुर्खियों में भी रहा, महाकुंभ में जिस तरीके से घटना हुई उसको लेकर भी। लेकिन हम प्रभा साक्षी की ओर से ये अपील ज़रूर करेंगे कि आप लोग एक नागरिक के तौर पर, एक आस्था में वो विश्वास रखने वाले भक्त के तौर पर वहाँ जाने वाले जितने भी लोग हैं, कृपया संयम और धैर्य से काम लें, अफवाह और भगदड़ में ना फंसे, और लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करें। हाँ, और इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि दिल्ली में जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें शायद किसने क्या कहा इस पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन एक जो बड़ी चीज़ हुई है वो ये है अंकित जी कि इंडिया गठबंधन के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना UPT हो, वो आके कांग्रेस के खिलाफ बोल के गए हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के समर्थन में बोल के गए हैं। तो इंडिया गठबंधन का जो किस तरीके से बिखर गया है वो इस चुनाव प्रचार में दिखा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 8 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो दिल्ली का माहौल क्या होता है और दिल्ली के दिल में कौन राज कर पाता है। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।